program uses three global integer variables, HH, MM, and SS. ये तीन global variables हैं to represent the current time in hours, minutes, and seconds. तो HH, MM, and SS hours, minutes और seconds को represent करते हैं using 24-hour clock. Midnight would be represented as hours भी zero हो जाएंगे, minutes भी zero हो जाएंगे, seconds भी zero हो जाएंगे, तो ये midnight होगी. If the variables hours, minutes and seconds contained 16, 30 and 10, तो इसका क्या मतलब होगा? 16 hours, 30 minutes, 10 seconds. 16:30 मतलब 4:30 p.m. in the afternoon. A procedure tick will be called every second. एक procedure है जिसका नाम है tick. और procedure tick क्या करेगा? It will be called every second. Every second ये procedure tick call होगा. And the procedure tick will update the value in SS. अपडेट करेगा सेकंड्स को. जब भी प्रोसीजर टिक कॉल होगा तो सेकंड्स की वैल्यू को अपडेट करेगा. हमने सूडो कोड लिखना है प्रोसीजर टिक के लिए, तो ये लिखना शुरू करते हैं. तो पहली चीज क्या करेगा प्रोसीजर टिक? इट विल अपडेट द वैल्यू इन सेकंड्स. और क्योंकि ये एवरी सेकंड कॉल हो रहा है तो जब भी ये कॉल होगा ये सेकंड्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देगा. इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ सेकंड्स बाय 1. तो प्रोसीजर है टिक, प्रोसीजर टिक, और ये टिक क्या करेगा? इट विल बी कॉल्ड एवरी सेकंड, और जब भी ये कॉल होगा ये सेकंड्स की वैल्यू को अपडेट कर देगा. यानी सेकंड्स में 1 ऐड कर देगा. तो सेकंड्स की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट हो गई. अब सेकंड्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद मिनट्स की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करनी है उसने, एज अप्रोप्रिएट इधर लिखा हुआ है. अपडेट द वैल्यूज इन आवर्स एंड मिनट्स एज अप्रोप्रिएट. तो सेकंड की वैल्यू हर सेकंड इंक्रीमेंट हो रही है बाय 1 सेकंड होगा. 1 2 3 4 करते करते व्हेन द सेकंड्स और 60, जब सेकंड्स 60 हो जाएं, जब सेकंड्स की वैल्यू 60 हो जाए, if seconds is equal to 60, if seconds is equal to 60, then क्या करे? 1 मिनट गुजर चुका है तो सेकंड्स की वैल्यू को दोबारा से 0 कर दे. सेकंड्स इज इक्वल टू 0, और मिनट्स की वैल्यू में 1 ऐड कर दे क्योंकि 1 मिनट गुजर चुका है. मिनट्स प्लस 1. तो ये सेकंड प्रोसीजर टेक सेकंड की वैल्यू को हर सेकंड अपडेट कर रहा था बाय 1, और जब सेकंड्स की वैल्यू 60 हो गई तो उसने क्या किया? सेकंड्स को दोबारा 0 कर दिया और मिनट्स में 1 ऐड कर दिया. अब मिनट्स इंक्रीमेंट होते रहेंगे 1 2 3 4, और जब मिनट्स की वैल्यू 60 हो जाएगी, इफ मिनट्स इज इक्वल टू 60 यानी कि 1 घंटा गुजर चुका है, तो मिनट्स को दोबारा 0 कर दो. मिनट्स में दोबारा 0 स्टोर कर दिया और आवर्स की वैल्यू अपडेट कर दी बाय 1, आर प्लस 1. आवर्स में जो वैल्यू स्टोर थी वो बाय 1 इंक्रीमेंट कर दी. 1 घंटा गुजर चुका है. अब मैक्सिमम आवर्स क्या होंगे? 24 आवर्स. तो आवर्स इंक्रीमेंट होंगे 1 2 3 4. जब 24 आवर्स हो जाएं यानी कि मिडनाइट हो जाए तो आवर्स को दोबारा 0 कर दो. इफ आवर्स इज इक्वल टू 24, मिडनाइट हो गई है, देन क्या करो? अच्छा, देन मैंने यहाँ पे भी मिस कर दिया. इफ के बाद देन लगाना नहीं भूलना. देन इसी तरह इफ आवर्स 24 हो जाए, मिडनाइट हो जाए, तो देन आवर्स को दोबारा 0 कर दो. नेक्स्ट डे शुरू हो गया मिडनाइट पे, आवर्स दोबारा से 0 कर दिए. और उसने प्रोग्राम में कहा है कि एट मिडनाइट व्हेन द टाइम रीचेस मिडनाइट, तो उस वक्त क्या करना है? कॉल अ प्रोसीजर न्यू डे. तो जब आवर्स 0 हो गए, टाइम मिडनाइट का टाइम हो गया, तो कॉल अ प्रोसीजर न्यू डे. न्यू डे प्रोसीजर कॉल कर दिया, और इसके बाद ये वाली इफ स्टेटमेंट खत्म हो गई. एंड इफ आवर्स को अपडेट करने वाली और मिनट्स को अपडेट करने वाली भी इफ स्टेटमेंट एंड हो जाएगी इसके बाद. एंड इफ, फिर एक और बात उसने कही है प्रोग्राम में, कॉल अ प्रोसीजर चेक अलार्म.
चेक अलार्म प्रोसीजर कॉल करना है एट द स्टार्ट ऑफ ईच मिनट। जब भी मिनट की वैल्यू अपडेट होगी तो वो चेक अलार्म करेगा, ये प्रोसीजर को कॉल, चेक अलार्म प्रोसीजर को कॉल करेगा। तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर मिनट की वैल्यू अपडेट हो रही है यहाँ पे, और जब भी मिनट की वैल्यू अपडेट होगी एट द स्टार्ट ऑफ ईच मिनट, वो एक प्रोसीजर कॉल करे, कॉल चेक अलार्म, और इसके बाद ये वाला भी एंड इफ हो जाएगा, एंड इफ, और यहाँ पे एंड प्रोसीजर कर देंगे हम। तो ये था सुडो कोड फॉर द प्रोसीजर टिक। A factory produces food items. Food items बना रही है एक factory. The items must be used within a certain number of days after their production date. एक प्रोडक्शन डेट की बात कर रहा है वो इस क्वेश्चन में। फूड आइटम्स की एक प्रोडक्शन डेट है एंड द नंबर ऑफ डेज, अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज आफ्टर देयर प्रोडक्शन डेट, जिसके अंदर आइटम्स को यूज़ करना ज़रूरी है कि प्रोडक्शन डेट के बाद एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज है उसके अंदर अंदर फूड आइटम कंज्यूम करनी ज़रूरी है, और उन नंबर ऑफ डेज को कहते हैं शेल्फ लाइफ। इट इज़ डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ आइटम। उसके बाद वो जिक्र करता है एक यूज़ बाय डेट। यूज़ बाय डेट क्या है, तो हम यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अलग से, एक प्रोडक्शन डेट है जिस दिन फूड आइटम प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन डेट, फिर उसकी एक शेल्फ लाइफ है, सर्टेन नंबर ऑफ डेज हैं 1 से लेकर 21 तक, जो उसने कहा है 1 नंबर ऑफ डेज भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, इसके बीच में कोई वैल्यू भी हो सकती है, जो कि उसकी शेल्फ लाइफ है प्रोडक्शन डेट के बाद प्लस शेल्फ लाइफ जो कि नंबर ऑफ डेज हैं, कितने दिन वो फ्रेश रहेगी आइटम, शेल्फ लाइफ इतने नंबर ऑफ डेज प्रोडक्शन डेट में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी यूज़ बाय डेट, कि बाय दिस डेट वो आइटम यूज़ कर लेनी चाहिए, यूज़ बाय डेट। फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन डेट, फिर आगे नंबर ऑफ डेज हैं, द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट आइटम, वो शेल्फ लाइफ प्रोडक्शन डेट में ऐड कर दें तो हमारे पास यूज़ बाय डेट आ जाएगी। अब प्रोग्राम नीड्स टू प्रोड्यूस लेबल्स विच शो द यूज़ बाय डेट। तो प्रोग्राम क्या करेगा, लेबल्स प्रोड्यूस करेगा, यूज़ बाय डेट कैलकुलेट करेगा, ये डिटरमिन करेगा प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन है एंड दैट फंक्शन इज गेट डेट। गेट डेट क्या करेगा, इट विल टेक 2 पैरामीटर्स, प्रोडक्शन डेट उसमें इनपुट होगी पैरामीटर के तौर पे, और उसमें एक वैल्यू आएगी रिप्रेजेंटिंग शेल्फ लाइफ जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर नंबर ऑफ डेज होंगे, और प्रोडक्शन डेट के अंदर ये शेल्फ लाइफ ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या करेगा प्रोग्राम, द यूज बाय डेट ऑफ दैट प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें वो यूज़ करेगा एक ग्लोबल 1D अरे, क्योंकि हमने प्रोडक्शन डेट के अंदर, ये प्रोडक्शन डेट है, इसके अंदर शेल्फ लाइफ नंबर ऑफ डेज ऐड करने हैं, तो अगर वो नंबर ऑफ डेज इतने हैं कि, तो इसमें एक सिचुएशन आ सकती है कि प्रोडक्शन डेट सपोज 27th थी किसी भी मंथ की, प्लस इसकी शेल्फ लाइफ थी लेट्स से 10 डेज, तो डिपेंडिंग ऑन कि उस मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज थे, ये अगले मंथ की कोई डेट आएगी, नेक्स्ट मंथ, और इसमें पता होना चाहिए हमें कि जो प्रीवियस मंथ था उसमें कितने नंबर ऑफ डेज थे, सो वी कैन कैलकुलेट कि अगले मंथ की कौन सी डेट यूज़ बाय डेट होगी। तो इसमें नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ भी पता होने ज़रूरी है, इसके लिए वो यूज़ करा है ग्लोबल 1D अरे जिसका नाम है डेज इन मंथ, और उसमें क्या है, इंडेक्स 1 31 डेज, यानी कि ये इंडेक्स शो कर रहा है कि मंथ कौन सा है, जनवरी इंडेक्स 1 है, फेबररी इंडेक्स 2 है, अप्रैल इंडेक्स 4 होगा, दिसंबर इंडेक्स 12 होगा, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उस मंथ में कितने डेज हैं, ये सारे इस अरे के अंदर स्टोर हैं। अरे इज डेज इन अ मंथ, तो डेज इन अ मंथ में अगर मैंने एक्सेस करना है डेज इन मंथ, इसका सपोज इंडेक्स 7 में एड्रेस करूं तो ये क्या आएगा 31, बिकॉज इंडेक्स 7 पे जुलाई स्टोर होगा, जुलाई इज द 7th मंथ, और उसमें 31 नंबर ऑफ डेज होंगे, तो एक मंथ में कितने डेज हैं ये इस अरे से हम प्रोग्राम में पता लगाएंगे। The algorithm uses array days in a month, ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन यानी कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या केस ऑफ स्टेटमेंट्स भी यूज़ की जा सकती थी। तो अरे का क्या फ़ायदा है, ये क्वेश्चन का आंसर, इस पार्ट का आंसर हम इसके बाद, इसका सूडो कोड लिखने के बाद करेंगे, तब ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कि क्यों
अरे यूज़ करना बेहतर है। तो सबसे पहले तो हम ये फंक्शन लिखेंगे, गेट डेट फंक्शन। कंप्लीट द सूडो कोड फॉर द फंक्शन गेट डेट। अच्छा, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा? फंक्शन वुड बी गेट डेट। ये फंक्शन करेगा क्या? रफ वर्किंग इसकी क्या होगी? हमारे पास प्रोडक्शन डेट है, किस दिन आइटम प्रोड्यूस हो रही है, उसमें हम ऐड करेंगे शेल्फ लाइफ जो कि नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज। और ये हमें क्या देगा? यूज़ बाय डेट, कि बाय दिस डेट प्रोडक्ट यूज़ हो जानी चाहिए। तो ये यूज़ बाय डेट कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन है दैट इज़ दिस गेट डेट फंक्शन, इसका सूडो कोड हमने लिखना है। तो ये रिटर्न करेगा एक डेट, जो डाटा टाइप रिटर्न करेगा दैट डाटा टाइप वुड बी डेट। और इसमें जो पैरामीटर्स इनपुट होंगे दैट वुड बी प्रोडक्शन डेट, प्रोडक्शन डेट जो कि वेरिएबल होगा ऑफ डाटा टाइप डेट। और इसमें एक पैरामीटर इनपुट होगा शेल्फ लाइफ, कितने नंबर ऑफ डेज हैं जो उसकी शेल्फ लाइफ है, दैट वुड बी एन इंटीजर नंबर ऑफ डेज। और ये रिटर्न करेगा डेट। इसमें अब हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले तो जो डेट रिटर्न करनी है, यूज़ बाय डेट, यूज़ बाय डेट, और दिस की डाटा टाइप होगी डेट। फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे हम। अब प्रोडक्शन डेट हमारे पास इस तरह है, लेट्स से 207 2 जुलाई 2025, ये प्रोडक्शन डेट है ऑफ डाटा टाइप डेट। अब इसमें कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ये डे को अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे, मंथ को अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और ईयर को अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ताकि इसमें प्लस माइनस कैलकुलेशन हम कर सकें। तो उसके लिए अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, कैपिटल डी डे के लिए, मंथ एंड ईयर। ये तीन वेरिएबल्स हम इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते थे, जैसे स्मॉल डी एम एंड वाई, जिसमें डेट मंथ और ईयर प्रोडक्शन डेट का स्टोर करते हैं। लेकिन कन्वेंशन ये है डेट मंथ और ईयर के लिए अपर केस डी डी एम एम और ईयर इन वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। और क्योंकि डेट के अंदर हमने कुछ नंबर ऑफ डेज ऐड करने हैं, तो ये पता करने के लिए कि अगर वो नेक्स्ट मंथ में डेट जा रही है या नहीं जा रही, तो उस मंथ के नंबर ऑफ डेज भी पता होने चाहिए। उसके लिए हम वेरिएबल रखेंगे मंथ डेज, उस मंथ में कितने डेज हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि एडिशन के बाद वो नेक्स्ट मंथ में तो शिफ्ट नहीं हो रहा। और मंथ डेज हमारे पास कहाँ से आएंगे? ये उस अरे से आएंगे, जो डेज इन अ मंथ वाली ये अरे है। और ये तीनों वेरिएबल्स, चारों वेरिएबल्स होंगे ऑफ डाटा टाइप इंटीजर। तो अब सबसे पहले तो प्रोडक्शन डेट को हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इनटू वेरिएबल्स। डी डी में हम स्टोर कर देंगे द डे फ्रॉम प्रोडक्शन डेट। डे फंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है एक डेट को, जैसे कि प्रोडक्शन डेट, लेट से दोबारा वो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 2 जुलाई 2025। तो इसमें एक डे पोर्शन है, एक मंथ पोर्शन है, एक ईयर पोर्शन है। तो ये फंक्शन डे क्या करेगा? प्रोडक्शन डेट में से सिर्फ डे वाला पोर्शन एक्सट्रैक्ट करेगा। प्रोडक्शन डेट जो कि एक डेट है, उसमें से सिर्फ डे वाला पोर्शन एक्सट्रैक्ट करेगा। सपोज इस केस में वो 2 है, और उसे स्टोर कर देगा वेरिएबल डी डी में। इसी तरह मंथ में स्टोर करने के लिए, मंथ की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन मंथ, और इसको पैरामीटर देंगे प्रोडक्शन डेट। ये प्रोडक्शन डेट में से मंथ एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टोर कर देगा वेरिएबल फॉर मंथ में। इसी तरह वेरिएबल फॉर ईयर में यूज़ करेंगे ईयर, और इसको पैरामीटर देंगे प्रोडक्शन डेट, और ये प्रोडक्शन डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि 25 एक्सट्रैक्ट करके, तो इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अच्छा, अब डेट हमारी ब्रेक डाउन हो गई है इनटू वेरिएबल्स। अब हमने कैलकुलेट करनी है द यूज़ बाय डेट। तो जो प्रोडक्शन डेट है उसके डे के अंदर हम ऐड कर देंगे शेल्फ लाइफ नंबर ऑफ डेज ऐड कर देंगे, एंड दैट विल गिव अस द यूज़ बाय डेट। अब ये इस केस में
लेट्स से हमारी वही एग्जांपल है 2 जुलाई 2nd of July 2025 वाज द प्रोडक्शन डेट। तो इसमें से डे वाला पोर्शन क्या है 2, इट्स 2nd of July। और लेट्स से उसकी शेल्फ लाइफ थी 5 डेज। तो अब यूज बाय डेट क्या होगी 2 + 5 7। तो 7th of July 2025 दिस वुड बी द यूज बाय डेट। लेकिन ये उस केस में अगर नेक्स्ट मंथ में नहीं मूव कर रहा। अब अगर अगर शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती, लेट से 5 डेज़ की बजाय 35 डेज़ शेल्फ लाइफ होती, तो 2 जुलाई को प्रोडक्शन हुई, 35 डेज़ शेल्फ लाइफ है, 2 + 35 वुड गिव अस 37। अब 37 कोई डेट नहीं होती, यानी कि नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो गया है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि उस मंथ में जो प्रोडक्शन डेट का मंथ है उसमें कितने नंबर ऑफ डेज थे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वेरिएबल मंथ डेज। और इसमें नंबर ऑफ डेज हम कहाँ से लेंगे, जो अरे उसने ग्लोबल अरे क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ था, डेज इन मंथ। और मंथ कौन सा होगा, ये वाला प्रोडक्शन डेट का मंथ जो हमने स्टोर किया हुआ है वेरिएबल में। तो ये इंडेक्स के तौर पे इस अरे के हम यूज़ करेंगे। तो इस मंथ में कितने डेज इन अ मंथ है वो अरे से निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और स्टोर कर देगा मंथ डेज वेरिएबल के अंदर। और फिर हम क्या करेंगे, लेट्स से जुलाई था हमारा 7th मंथ था प्रोडक्शन डेट का मंथ, तो उसमें डेज थे 31। तो अब जो हमारी डेट आ रही है शेल्फ लाइफ ऐड करने के बाद 37 है, उसमें से हम 31 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट 6, यानी कि 6 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। प्रोडक्शन डेट थी 2 जुलाई 2025। तो अब यूज बाय डेट क्या होगी 6 अगस्त 2025। ये 25 लिखना था यहाँ पे। तो डे वाला पोर्शन कैसे आया, जो शेल्फ लाइफ ऐड करने के बाद डेट आई उसमें से हमने मंथ डेज सब्ट्रैक्ट कर दिए एंड वी गॉट द डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और ये भी है कि मंथ में 1 ऐड भी हुआ है, इट वाज जुलाई, नाउ इट्स अगस्त। तो मंथ के अंदर 1 ऐड भी करना है। तो अब ये उस केस में होगा इफ़ जो हमारे पास डेट आई है दैट इज़ ग्रेटर देन द डेज इन द मंथ, इट इज़ ग्रेटर देन मंथ डेज। तो उस केस में वो क्या करे, मंथ में 1 ऐड कर दे, नेक्स्ट मंथ में चला जाए और डेट फिर क्या होगी, डेट में से मंथ डेज माइनस कर दे, उस मंथ में कितने डेज हैं ये वाली कैलकुलेशन। 37 डेट आई थी, उस मंथ के डेज थे 31, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिए नेक्स्ट मंथ की 6 डेट, ये हमारे पास आ गई इस कैलकुलेशन से डेट माइनस मंथ डेज। अब यहाँ पे हम एंड इफ कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं की। सपोज दिसंबर था मंथ जिसमें प्रोडक्शन हुई और दिसंबर 12th मंथ होता है, उसमें +1 करेंगे तो वी विल गेट 13th मंथ, जो कि नहीं होता, एक्चुअली जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर आना था। तो हम उस केस में इफ मंथ्स जो हैं वो 13 हो जाते हैं तो क्या करना है, मंथ को क्या 1 कर देना है, यानी कि जनवरी कर देना है, और ईयर में 1 ऐड कर देना है, यानी कि जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो मंथ को 1 कर देना है और ईयर की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देना है, तो जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे ये एंड इफ हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला एंड इफ हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव द यूज बाय डेट। यूज बाय डेट जो नए डेट, मंथ और ईयर की वैल्यूज़ हैं, अब ये सेपरेट हैं, इसको सेपरेट वेरिएबल्स हैं, इसको दोबारा सिंगल डेट में कन्वर्ट करना है तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे सेट डेट। सेट डेट इन डेज, मंथ और ईयर को दोबारा कंबाइन कर देगा इनटू डेट फॉर्मेट एंड वी विल रिटर्न दिस यूज बाय डेट। द फंक्शन विल रिटर्न द यूज बाय डेट और यहाँ पे एंड फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि ये अरे क्यों यूज़ करना बेहतर है इंस्टेड ऑफ कि हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स यूज़ करें। कि सपोज़ यहाँ पे लिखें हम
if month is equal to 1 or month is equal to 3 और month is equal to 5, ये सारे odd months, जनवरी, मार्च, मई, ये कौन से मंथ है जिनके डेज 31 है, तो ये इफ स्टेटमेंट इसके लिए यूज करें। इफ दिस इज द केस तो मंथ के डेज कितने कर दो, इज इक्वल टू 31। इसी तरह एक इफ स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी फॉर द इवन नंबर मंथ्स, जिसमें डेज होंगे, मंथ डेज को हमें 30 करना पड़ेगा। और इसी तरह फेबररी के लिए एक अलग से इफ स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, तो कोड लेंथी हो जाएगा। तो ये वो पूछ रहा है कि अरे यूज की है यहाँ पे डेज इन अ मंथ टू कैलकुलेट द यूज बाय डेट। ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन क्या हो सकता था, टू यूज मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो वो पूछ रहा है अरे बेस्ड टेक्निक क्या है, इज ऑफन यूज्ड व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज टू चेक एंड वेयर नो पैटर्न एग्जिस्ट। इसका एक एडवांटेज क्या होता है, अरे का एडवांटेज क्या होता है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को रीड करके एग्जीक्यूट करने में कंप्यूटर को टाइम लगेगा। अरे क्विकली एक्सेस हो सकती है डायरेक्टली उसमें से, जैसे डेज इन मंथ। अब हमें पता है मंथ कौन सा है, लेट्स से मंथ इज द 10th मंथ, अक्टूबर, तो डायरेक्टली उसके नंबर ऑफ डेज अरे में से एक्सेस हो सकते हैं, बजाय इसके कि मंथ वेरिएबल जो है उसकी वो वैल्यू देखे 10 है और फिर कंपेयर करे कि कौन सी इफ स्टेटमेंट के अंदर वो फॉल करता है। तो अरे यूज करने से प्रोग्राम की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इंक्रीज हो जाती है। गिव टू अदर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन अरे फॉर दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन रादर देन अ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अरे का क्या फ़ायदा है ऑन मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि प्रोग्राम की नंबर ऑफ लाइंस थोड़ी होंगी कोड की, फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड आर नीडेड, फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड आर नीडेड, अननेसेसरी लेंथ नहीं होती प्रोग्राम की, और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इससे कम रहती है, प्रोग्राम इज लेस कॉम्प्लेक्स, is less complex, and so it is easy to understand, easy to understand and easy to maintain, and easy to maintain। अगर कभी चेंजेस करनी पड़ती हैं प्रोग्राम की लॉजिक के अंदर, तो इफ़ बहुत ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट्स, उनको एडिट करना मुश्किल होगा, जबकि अगर अरे एक्सेस हो रही है तो उसमें ये मुश्किल नहीं आएगी, easy to maintain। So this is the advantage of array over multiple selection statements.